ज्ञान की ज्योति जलाकर सत्य को पहुंचाया घर घर, प्राणियों में एकता हो, स्वर्ग उतरे इस धरा पर। विश्व में ध्यानी बने सब, बोध से ज्ञानी बने सब, ध्यान ही है परम क्रांति। अज्ञानता है दुख का कारण, ध्यान है इसका निवारण, ये बताने आए योगी। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। ध्येय उनका यह रहा बस, जीव के प्रति जागे करुणा, फैले शाकाहार जग में, मित्रता वो धर्म अपना। समय है बदलाव का अब, जीव हिंसा छोड़ दें सब, मित्र बनकर यह बताया, मार्ग मुक्ति का दिखाया। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। सूर्य जैसा तेज मुख पर और आँखों में सरलता, सहज जीवन सत्य शब्दों से झलकता। युग पुरुष लौटा जगत में, सत्य का संदेश देकर, श्वास से जुड़ जाए अपनी, हम ही गुरु हैं हम ही ईश्वर। किया जागृत ये बताकर, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। ध्यान युग धरती पे लाकर और जन जन को जगाकर, धन्य धरती है पिरामिड ध्यान का उपहार पाकर। कहा अपनी श्वास देखो, सत्य को पहचानना है, देह से मन से अलग है, सत्य केवल आत्मा है, सत्य केवल आत्मा है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। प्रणाम सभी मास्टर को। गुड मॉर्निंग। चलिए ध्यान और ज्ञान का सत्र आगे बढ़ाते हुए अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में स्वागत करते हैं सविता मैम का। ओवर टू यू मैम।
नमस्कार। आत्मवंदन सभी को। एक आत्मा का दूसरे आत्मा का वंदन, इसलिए हम बोलते हैं हम सब आत्माएं हैं, ये हम जानते हैं। तो एक दूसरे को वंदन करने के लिए, प्रेस करने के लिए सबसे प्यारा शब्द है आत्मवंदन। आज अगर कुछ नए लोग जुड़े हैं तो मैं पहले ही ध्यान के पहले उनको बता दूं कि आपको किस तरह से बैठना है। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान तरीका है। अब अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो आप आलती पालती मारेंगे ही, तो इसलिए वो लगाएंगे ही, तो अपने आप आपके पैर क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन जो लोग चाहे वो चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं। तो उनके जो दोनों पैर हैं वो एक के ऊपर एक, यानी कि दोनों आपके जो टखने हैं या एंकल्स हैं वो एक के ऊपर एक रख दीजिए, आराम से बिल्कुल। अगर तकलीफ हो तो कोई बात नहीं। फिर आपके ये दोनों हाथ है, इनकी उंगलियों में उंगलियों को फंसा लीजिए। ठीक है। और आगे जब मैं बताऊंगी कि आंख बंद करना है तो आप प्यार से अपनी आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले जो लोग चश्मा पहनते हैं वो चश्मा उतारेंगे, मैं भी उतारूंगी। ठीक है। तो ये तो तरीका हुआ बैठने का। तो हम ध्यान शुरू करते हैं। वैसे तो ध्यान कई प्रकार के होते हैं, आप चाहे तो पूरा गाइडेड कर सकते हैं। नए लोगों के लिए गाइडेड बहुत जरूरी है। फिर आप म्यूजिक पे भी कर सकते हैं। और जब आप सब सीख जाए तो आप बिल्कुल साइलेंस, कुछ भी नहीं चाहिए, वैसे भी कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम कुछ समय तक तो गाइडेड करेंगे, फिर हम म्यूजिक के साथ बहते चले जाएंगे, गहरे ध्यान में चले जाएंगे, और आखिरी के 2 मिनट कंप्लीट साइलेंस। ठीक है ना कल्पना जी? यस मैम। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करें। और ध्यान में जब आप बैठोगे तो आपको कुछ भी विजुअलाइज नहीं करना है, कोई किसी भी गॉड की इमेज नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। बस जैसे मैं बताऊंगी वैसे आप करते जाइएगा। वैसे भी इतने दिन से जो पुराने लोग कर रहे हैं उनको बताने की तो जरूरत ही नहीं। तो चलिए हम पहले अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, या तो जमीन पे बैठ के या फिर चेयर पे बैठ के। फिर हम उंगलियों को उंगलियों में फंसाएंगे और फिर प्यार से अपनी कोमल आंखों को बंद करेंगे। जब तक मैं ना बोलूं हमें आंख भी नहीं खोलना है। अगर कुछ तकलीफ हो तो हम धीरे से पैर खोल सकते हैं, हाथों को खोल सकते हैं, और वापस जब आपको हो सहूलियत आप वापस उसको बंद कर दीजिए। चलिए, तो हम गाइडेड मेडिटेशन अभी शुरू करें। सब लोगों ने आंखें बंद कर ली हैं कोमलता से। अब हम अपना पूरा ध्यान शरीर में आती हुई सांस और जाती हुई सांस में लगाएंगे। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है, नए लोगों के लिए समझने के लिए, हाँ, पेट फूल रहा है। तो अगर आपको समझ ना आए कि सांस आ रही है या जा रही है, आप एक अपना हाथ कुछ देर के लिए अपने पेट के ऊपर रख लें। जब आप सांस लेंगे फूलेगा, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो वो घटेगा। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है जानने के लिए, क्योंकि जब हम गहराई में डूब जाते हैं तो सांसों का पता ही नहीं चलता। घबराना नहीं है, वो तो चल रही है। चलिए, अब हम पूरा ध्यान अपने शरीर में आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर लगाएंगे। नाक से होती हुई सांस कभी हमारे गले तक जाती है या किसी किसी के लिए पेट तक जाती है, कुछ क्षण रुकती है और फिर वापस उसी रास्ते नाक से बाहर आती है। इसी को कहते हैं आन, यानी सांसों का आना, अपान यानी सांसों का जाना, और सती मेडिटेशन यानी यही सत्य है, सांसों के साथ जुड़ना। सारा ध्यान शरीर में आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर लगाएं। सांसों को जबरदस्ती लेना नहीं है, ना ही छोड़ना है। जैसी आ रही है आने दे, और जैसी जा रही है
जाने दें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। कभी कभी विचार भी आएंगे, ये करना है, वो करना है। आपको विचारों के साथ नहीं जाना है। आप मन ही मन अपने आप को बोलिए, नहीं, मुझे तो अभी ध्यान करना है, सिर्फ सांसों को ही मेरे को महसूस करना है। आप तुरंत वापस ध्यान में आ जाए। ये कई बार होगा, नए साधकों, नए दोस्तों को। कोई बात नहीं, अपने आप को वापस लाना ध्यान की स्थिति में, वही तो ध्यान है। आती हुई सांस को महसूस करें और जाती हुई सांस को महसूस करें, और कोई काम नहीं। ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना ही कोई इमेज, कुछ भी नहीं। बस सारा ध्यान सांसों के आने पर और सांसों के जाने पर। कई बार हमें लगेगा कि हमारा सर घूम रहा है, होने दे। कई बार लगेगा सर भारी हो रहा है। कुछ लोगों को कुछ रंग दिख सकते हैं, कोई एक इमेज झटके से आके जा सकती है। आप तो बस एंजॉय करिए, उसमें डूबे ना। सारा ध्यान आती हुई सांस और जाती हुई सांस। हमारी कोमल सांसें। आज तक हमने अपनी सांसों को महत्व ही नहीं दिया, पर आज से हम जानेंगे सांस ही तो हमारा गुरु है। सांस है तो हम हैं, सांस नहीं, हम नहीं। पूरा ध्यान आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर। जैसे जैसे हम इस ध्यान प्रक्रिया से अभ्यस्त होते जाएंगे, हमारी सांसें हल्की होती जाएंगी, धीरे होती जाएंगी। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप आ रही है। और अब धीरे धीरे रिलैक्स होते जाएंगे। पूरा ध्यान सांसों पर ही लगा रहे। नाक से आती हुई सांस शरीर में
और शरीर से बाहर जाती हुई सांस। अब हम इस म्यूजिक के साथ ध्यान करेंगे। नए दोस्तों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ध्यान भटका तो ये म्यूजिक हमें याद दिलाएगा कि हम क्या कर रहे थे, और हम वापस अपनी सांसों पे आ जाएंगे। सारा ध्यान आती हुई सांस और शरीर से बाहर जाती हुई सांस, बस यही करना है। अगर कभी महसूस हो कि पैरों में दर्द है या हाथ में, धीरे से एक एक करके उनको खोलें और फिर वापस लॉक कर लें। पैरों को क्रॉस करना, उंगलियों में उंगलियां फंसाना, एक तरह से अपने आप को केंद्रित करना है। और जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं तो हमारा शरीर एक ट्रायंगल, पिरामिड बनाता है। जब विचार कम होने लगते हैं, आप अभ्यस्त हो जाते हैं सांसों पे ही ध्यान देने से, तब हमारी ब्रह्म ग्रंथि, जो सर के ऊपर तालू जैसा होता है, सॉफ्ट कॉर्नर, बच्चे के जन्म में हमने देखते हैं, वहां से ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। नाक से तो हम ले ही रहे हैं, ये हमें एक और रास्ते से हमारे शरीर के अंदर जा, और धीरे धीरे शरीर के उन पार्ट्स में, चक्रों में, अंगों में, एक एक कण में समाती जाती है। इसीलिए कई बार सर घूमता है, झूमता है, आपके चेहरे पे एक मुस्कान आती है। आप उस रचयिता से कनेक्ट हो जाते हैं जहां से आप आए हैं। ये होता है अपने आप से जुड़ना। थोड़ी सांस और जाती हुई सांस।
जब भी कोई विचार आए, अब वापस अपना ध्यान सांसों पे ले आए। महसूस करें, जब भी सांस आती है और जब भी सांस शरीर से बाहर जाती है, हर एक सांस को महसूस करना है। कोई भी सांस छूट ना पाए। धीरे धीरे जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो सांसों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, अपने आप होता जाएगा। पर जब भटके तो वापस ध्यान सांसों पर। कोई भी एक्सपीरियंस हो, कुछ भी दिखे, कभी लगे कि मच्छर काट रहा है, कुछ भी हो, आंख नहीं खोलना है। हम एनर्जी बचाने के लिए बैठे हैं, एनर्जी लेने के लिए बैठे हैं। इसीलिए पैरों को क्रॉस करते हैं और उंगलियों को उंगलियों में फंसाते हैं, आंख बंद करते हैं, ताकि जो भी एनर्जी हम ले रहे हैं, जो ऊर्जा आ रही है, वो बाहर ना निकले, पूरे शरीर में फैलती जाए। सारा ध्यान सिर्फ सांसों पर। अब हम कुछ देर सिर्फ म्यूजिक पे रहेंगे, कोई गाइडेंस नहीं। आप सब सीख चुके हैं, मास्टर बन चुके हैं।
अब आखिरी के 5 मिनट हम बिना किसी म्यूजिक के बस वैसे ही सांसों के साथ बने रहे अगले 5 मिनट तक। कोई भी आंख नहीं खोलेगा। आखिरी 2 मिनट। जिन लोगों को ध्यान कंटिन्यू करना है वो ऐसे ही बंद आंखों के साथ बैठे रहें, और जिन लोगों को ध्यान से बाहर आना है वो पहले अपनी चेतना में आए।
धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। बंद आंखों के साथ ही थोड़ा सा पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अब अपने हाथों की उंगलियों को धीरे से अलग करें और बंद आंखों पर रखें। 5 से 0 तक मन ही मन काउंट करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, आंखें खोलते हुए हाथ हटा देंगे और ध्यान से बाहर आ जाएंगे। अब आगे ज्ञान सत्र चालू करें कल्पना जी। यस मैम। ज्ञान सत्र चालू करें अब। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मास्टर्स, आज के ज्ञान सत्र ध्यान करने के बाद मन शांत हुआ, अच्छा लगा होगा सबको। तो कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आज का हमारा जो मुझे विषय मिला है वो है ध्यान में आने के बाद जीवन में बदलाव। और जो खुद अनुभव किया है उसको बताने में तो मजा कुछ और ही होगा। तो मेरे जीवन में बदला। दोस्तों, ध्यान में आने से पहले मेरा जीवन भी औरों के जीवन जैसा ही था। बचपन पूरी मस्ती से बीता, फिर नौकरी, शादी, परिवार, वही एक सी दिनचर्या। खाना बनाना, नौकरी पर जाना, घर के बाकी काम करना, बच्चों की, बड़ों की जरूरतें पूरी करना। काम की अधिकता से चिड़चिड़ापन भी आया होता था, गुस्सा भी आता था। एक तो नौकरी टीचर की, आप लोग को तो पता ही है, टीचर्स का तो गुस्सा करना जरूरी है। पर आता था जब स्टूडेंट्स अपने काम करके नहीं लाते थे, ठीक है। और तनाव भी था, क्योंकि घर और बाहर के काम को बैलेंस करते करते कहीं ना कहीं तनाव हो ही जाता है। और उस कारण एक हाई ब्लड प्रेशर की गोली भी लेके, पर ऐसा लगने लगा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे जीवन उतना खुशहाल नहीं जितना औरों को, यानी कि कंप्लेन मोड, हमेशा शिकायत, शिकायत भरा जीवन। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उसको अच्छा मुझे बुरा क्यों। होता है ना सभी के साथ। जैसे उदाहरण के लिए, सास को लगता है बहू अच्छी नहीं मिली, और बहू को लगता है सारा दिन काम करने पर भी मेरी कोई कदर नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं। पति भी नहीं समझते, बच्चे, रिश्तेदार, सब अपनी मनमानी करते हैं। ये तो होता ही है। और फिर बॉस भी अच्छा नहीं मिला, नौकरी तो मेरी पसंद की है ही नहीं। बस शिकायत, शिकायत और शिकायत। यहाँ तक कि ये भी सोचने लगते हैं कि पिछले जन्म में ऐसा क्या काम किया कि मुझे ये सिचुएशन मिली। खैर आगे, 2008 में मैं रेकी मेडिटेशन से जुड़ी। जीवन में बदलाव आया, ठहराव आया, थॉट्स पॉजिटिव होने लगे। अपने शब्दों या अपने वाक्यों में से नहीं शब्द हटाने लगे। जैसे पहले सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी ये विचार आता था, अरे जल्दी जल्दी करो नहीं तो बस मिस हो जाएगी। और फिर ध्यान में आने के बाद सोच बदल गई। फिर मन में आता था, जल्दी जल्दी करो बस मिल जाएगी। तो इसी तरह कुछ बदलाव आया। लेकिन ये मेरा टर्निंग पॉइंट नहीं था। हाँ, स्ट्रेस तो कम हुआ, खुश भी रहने लगी थी। पर जब जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है तो हम समझ लेते हैं, या तो हम उस समय बहुत तकलीफ में होते हैं, बोलते हैं ना सूरज की उगने से पहले का अंधेरा। तो ये होता। तो कोरोना काल में मुझे भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। डॉक्टरों ने तो बोला गॉन केस है, कुछ नहीं कह सकते। पर मुझे ध्यान का महत्व तो समझ में आ ही गया था, क्योंकि रेकी मेडिटेशन भी
ध्यान की तरह ही है, बहुत सारे तरह के ध्यान। तो मैंने रेकी मेडिटेशन की एनर्जी से अपने आप को संभाला और 4 दिन में डिस्चार्ज होकर बाहर आ गई। पर साथ में क्या लाई? बहुत सारी कमजोरी और दवाइयों का डब्बा। बीपी की दवाई बढ़ गई, दो दो समय, रात दिन और रात। कोलेस्ट्रॉल की दवाई, शुगर पता नहीं अपने आप कैसे इम्बैलेंस हो गया, उसकी भी दवाई। लिपिड्स, और तो और स्किन में कुछ रिएक्शन हो गया, उसकी भी दवाई। और उसके लिए कोई स्पेशल ऑइंटमेंट। बाप रे, बचपन से ही जो दवाई नहीं खाने की कोशिश करता, उसके लिए इतनी सारी दवाई। क्या करूं? 3 महीने तो मैंने दवाई ली। और जो टर्निंग पॉइंट था वो था, अचानक पीएसएसएम से जुड़ गई। और यहाँ आके मैंने देखा पत्री जी क्या कह रहे हैं, उनके शब्दों को समझा। कई मास्टर्स, जिनको हम सीनियर मास्टर्स बोलते हैं, उनको भी सुना, उनके एक्सपीरियंस सुने। ध्यान और ज्ञान दोनों मिला। तब समझ में आया कि अपने जीवन के लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं, खुद ही करता धरता है। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। जो हम सोचेंगे वही होता है। ये भी पता चला कि हम अपनी हीलिंग भी खुद ही कर सकते। दवाइयों की तो कोई जरूरत ही नहीं। दवाई के तो बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं। एक बीमारी के लिए दवाई खाते खाते साइड इफेक्ट की वजह से कई और बीमारी आ जाती है। लो, अब और दवाइयां खाओ, बस ऐसे ही चलते रहे। पर बीमारी के लिए दवाइयां ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमें पूरी तरह से ठीक नहीं करती। वो उस बीमारी को कुछ समय के लिए दबा देती है, सप्रेस कर देती, जड़ से नहीं मिटाती। क्योंकि सारी दवाइयां आपके शरीर के ऊपरी सतह पर काम करती है, मन के अंदर नहीं पहुंचती। ये भी जाना कि बीमारी आखिर होती क्यों है। बस हमारा व्यवहार, जैसे ज्यादा गुस्सा करने पर नसें तन जाती है ना? तो ये तो हो गया ना, मानसिक अशांति, यानी स्ट्रेस अपने आप आएगा, बॉडी पे शुरू होने लगेगा, क्योंकि आप अपने आप को एकदम से रिजिड रखने लगते। दूसरा, खान पान, जीवन शैली, भाग दौड़ जो आज मची हुई है, अत्यधिक भाग दौड़। कुछ तो जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा। तो इससे क्या होगा? शरीर का नुकसान, यानी शारीरिक अशांति। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दर्द भरा जीवन जीते भी हैं, लेकिन बोलते नहीं है, मन में दबा के रखते हैं। और ये तो खासकर हमारे घर की औरतें, क्योंकि उनको लगता है लोग लाज, बोलेंगे तो क्या होगा, ये कौन सोचेगा। तो वो बातें जो उनके मन में घरी रह जाती है, जिनसे उनको दुख होता है, उनसे उनमें कुंठा पैदा होती है। और कुछ लोग होते हैं जिनको किसी को माफ करना ही नहीं है। खुद तो माफ करते नहीं है, लेकिन खुद ही उसमें घुटते रहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोच सोच के घुटते रहते हैं। तो ये सब एक मन में गांठ लगा देती है। तो चाहे कुंठा हो या गांठ, ये आगे जाके आपके शरीर के किसी पार्ट में ट्यूमर या कैंसर का रूप भी ले सकती है। ये समझ में आया? अच्छा, बीमारी को तो हम ही इन्विटेशन देते हैं। ज्ञान लेकर जाना कि ध्यान करते समय जब हम अपने आप से जुड़ते हैं सांसों के साथ, तब विचार कम होने लगते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा, यानी कॉस्मिक एनर्जी, धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जहां जहां एनर्जी कम है, यानी हम जिसे रोग बोलते हैं, वहां वो जाती है। चाहे वो कोई अंग हो, कोई कण हो, तो वो अपने आप हीलिंग होती है, क्योंकि उस जगह पे वो ज्यादा देर तक रह के ऊर्जा देती है। तनी हुई नसें अलाइन होती है। मानसिक, शारीरिक और साथ में आध्यात्मिक स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, क्योंकि हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने आप को जानने लगते हैं। जागरूकता यानी अवेयरनेस बढ़ती है। सही क्या है, गलत क्या है, समझ में आता है। क्या सही खाना है, क्या सही बोलना है, क्या सही सुनना है, और क्या सही सोचना है।
ये समझ में आने लगता है। स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ जाती है। एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन वो भी बढ़ जाता है। काम करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी बढ़ती है। ये नहीं है कि ध्यान करते समय हम सुस्त हो जाते हैं, नहीं। ये जो एनर्जी हमें मिलती है वो हमको इतनी हमारी क्षमता बढ़ाती है कि हमको लगता है अरे उठो और काम कर ले, और अच्छे से काम कर ले, प्यार से काम कर ले। और डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ाती है। डिसाइड करना, दो प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकालें, ना कि प्रॉब्लम में फंसे रोते रहे। असल में प्रॉब्लम तो कुछ होती ही नहीं है, ये तो जीवन के चैलेंजेस हैं जो हमें मिलते हैं। जितने चैलेंजेस से हम आगे बढ़ेंगे उतना सीखेंगे। सच में मैंने इन सब चीजों को अनुभव किया और कुछ शब्दों का मतलब भी समझ में आया। जैसे एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना, जो जैसा है उसको आप वैसे ही स्वीकार करिए, भले ही वो कोई व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति। फॉरगिवनेस, उसको लगता था अच्छा दूसरों को माफ करना, नहीं, दूसरों को तो माफ करना ही है, माफी मांगनी भी है, दूसरों से भी और खुद को भी माफ करना बहुत जरूरी है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो बाद में एहसास होता है अरे मैंने ये क्यों किया, और हम एक गिल्ट कुंठा में आ जाते हैं। इसीलिए खुद को भी माफ करें। हो गया अज्ञानता की वजह से, मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ, माफ करती हूँ। फिर एक और शब्द सीखा, सेल्फ लव। अच्छा, अपने से भी प्यार करना है? हमें तो यही पता था कि सिर्फ दूसरों से प्यार करना है। नहीं, खुद से प्यार करें। ये रंग, कद, काठी कुछ मायने नहीं रखते हैं। हम जैसे हैं, हम बेस्ट हैं। अपने गुणों को पहचाने और अवगुणों को सवारे। फिर एक और शब्द समझ में आया, नो कंप्लेन। अरे अभी तक तो हम सब शिकायत भी कर रहे थे, तेरे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ। मैं तो कुछ नहीं, मेरे कारण तो कुछ हो ही नहीं रहा। पर हम कंप्लेन किससे कर रहे हैं? दोस्तों आप तो ये जानते ही हैं कि जब हम जीवन में आते हैं तो हम अपनी सोल प्लानिंग, आत्मा की यात्रा तय करके आते हैं, लिखवा के आते हैं। हम ही चुनते हैं हमारा परिवार कैसा होगा, हमारे जीवन में किस उम्र में हमारे साथ क्या चैलेंजेस आएंगे। पर जन्म देते ही भूल जाते हैं। इसलिए लगता है अरे भगवान ने मेरे साथ ही नाइंसाफी की, ऐसा क्यों? तो अब हमें समझ में आया, शिकायत किससे करना, खुद ने ही तो ये पूरी जर्नी डिजाइन की है। हम धरती पर अनुभव लेने, सीखने इसीलिए तो आते हैं। फिर एक और शब्द समझ में आया, नो इंटरफेरेंस, यानी दूसरों के जीवन में ताक झांक नहीं करनी है। हमसे तो बहुत लोग की आदत ही होती है, और उसमें क्या हो रहा है, उन दोनों की बातें आपस में क्या हो रही है, यानी बीच में हम ताक झांक करेंगे और बिना मांगे सलाह भी दे देंगे। तो यही सीखा कि दूसरे के जीवन में ताक झांक नहीं, अपना जीवन सवार है, बिना मांगे सलाह भी ना दे। पर कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि सामने वाला मांगने की स्थिति में नहीं है लेकिन आपको लग रहा है हाँ उसे मुझे ये बताना चाहिए, तो बस बीच बो दीजिए, बता दीजिए। वो उसको करे ना करे उस पर छोड़ दीजिए। और इसमें दोस्त, पड़ोसी, सारे रिलेटिव सब लोग आते हैं। हमें इसलिए भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए क्योंकि सबका अपना अपना प्रोग्राम बना है, सब अपनी अपनी प्लानिंग से आए हैं, अपने अपने पर्पस पे चल रहे हैं, तो उनको उन्हीं के थ्रू आगे बढ़ने दें। एक और शब्द सीखा, नो जजमेंट। किसी के भी बारे में कोई लेबल ना लगाएं, कोई निर्णय ना दे। जैसे हम कहते हैं अच्छा वो तो ऐसा ही है, अरे बहुत बुरा व्यक्ति है, अरे वो तो झगड़ालू है। आपको क्या पता कि किस परिस्थिति में वो व्यक्ति है, खुद का तो प्लान है। तो आप लेबल लगाने वाले होते कौन है? अपने जीवन के बारे में हमें सत्य नहीं पता, दूसरे के जीवन के बारे में सत्य कैसे पता होगा? इसलिए नो जजमेंट। एक और शब्द बहुत प्यारा शब्द समझ में आया, ग्रेटिट्यूड, आभार करना। क्यों? ठीक तो है, जो है सो है, नहीं,
आभार माने, धरती का आभार माने, वो जीवन देने के लिए, उस एक अनंत रचयिता का आभार माने। हमारे घर में जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से छोटे से भी चीजों से वो हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, का आभार माने। सामने नहीं तो आंखें बंद करके। और आभार सबसे मानने से क्या होता है, हम उनसे और जुड़ जाते हैं। अब मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, आपने सब्जी खरीदी सब्जी वाले से, आपने पैसे दिए, हो गया आपका व्यवहार खत्म। लेकिन एक बार उस सब्जी वाले को थैंक यू भैया बोल के तो देखिए, उसके चेहरे पे जो चमक आएगी ना, आपकी एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये सारा कुछ ज्ञान मैंने अपने जीवन में धीरे धीरे उतारा। एक साथ तो पॉसिबल था नहीं, सीखती गई, समझती गई और ज्ञान लेती। पता ही नहीं चला कब गुस्सा आना बंद हो गया, खत्म ही हो गया। अब तो किसी से कोई शिकायत ही नहीं रही, क्योंकि पता चल गया मैंने ही तो चुना है सबको, किससे शिकायत करूं। ध्यान करते हुए ध्यान में भी सब लोगों से माफी मांगी, खुद को भी माफ किया और दूसरों को भी माफ किया, जिनके कारण भी लगता था कि मेरा जीवन कठिन है। समझ में आ गया था ये तो मुझे पुश कर रहे हैं, मुझे पेशेंस सिखा रहे हैं, अनुभव दे रहे हैं। घर का माहौल भी बदल गया, प्रेम भाव बढ़ गया, आपसी झगड़े बंद हो गए। इससे अच्छा और क्या चाहेगा कोई। और दवाइयों पर डिपेंडेंसी बंद कर दी। 2 महीने में ही एक बहुत अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके धीरे 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 सारी दवाइयां बंद कर दी, क्योंकि मुझे एक अंदर से ये फीलिंग हो रही थी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो ध्यान से ही ठीक हो जाऊंगी। पत्री जी के भी 18 प्रिंसिपल्स जो आप लोग सुन चुके हैं पुराने दोस्त, उसमें से ये एक और है। तो इस पे एक ये भी है और इस पे मैंने अमल किया। हाँ, पति जी कहते थे कि इमरजेंसी में मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, तो जरूर जाएं आप डॉक्टर के पास। वो पूरी प्रक्रिया होने दीजिए, भले वो सर्जरी हो, उपचार हो, पर उसके बाद अपने आप को ध्यान से ठीक करें। और धीरे धीरे आपको लगेगा आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है, और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप दवाई भी बंद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। फिर मैंने शाकाहारी भोजन अपनाया। समझ में आया कि दूसरों को मारकर खाने में क्या खुशी। जब हम प्रेम करते हैं अपने आप से, तो हम दूसरों से भी प्रेम करना सीख जाते हैं। अब भले वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे, ये भी सीखा। पेड़ों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, अगर बहुत जरूरी है एक फूल तोड़ो, प्यार से उनसे मांगो कि मुझे मेरा घर सजाना है या मुझे ये एक फूल चाहिए। जरूरत से ज्यादा ना तोड़ो, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, और प्रेम से मांगे। पेड़ पौधों का तो जीवन ही देना है। अत्यधिक भागदौड़ की जीवन शैली ही बदल दी मैंने। जहां लगता था हाँ रुकना है, बस बैठ जाती थी, ध्यान करती थी, एनर्जी लेती थी, अपने को इन सब चीजों से जोड़ा जिसमें मुझे मन की शांति मिली। और शाकाहारी भोजन भी तो पत्री जी के 18 प्रिंसिपल में से एक है। एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि अभी भोपाल में सेहत वर्कशॉप हुआ, तो ये कल हमने शाकाहार रैली निकाली। कहते हैं ना, जब आप ध्यान में आते हैं तो यूनिवर्स आपका साथ देता है। इतनी तेज धूप थी एक दिन पहले, लू जैसे चल रही थी, और सुबह सुबह अचानक सारे ध्यानियों ने जो ध्यान में एक मैनिफेस्टेशन इंटेंशन रखा, बारिश हो गई, मौसम खुशनुमा हो गया। आराम से हम लोग पूरी रैली में पैदल चलते चलते रहे और सब खुश थे। सूरज कभी निकलता था, झांक के हमें दिखता था, मुस्कुराता था, रोशनी देता था, फिर मध्यम हो जाता था। तो दोस्तों, ये होता है जब आप अपने आप को जोड़ते हो ऊपर रचिता से, तो रचिता आपका ध्यान रखता है। अब तो मेरा जीवन इस ज्ञान से जो मेरे मुझे फायदा हुआ है, जो लाभ हुआ है, ध्यान और ज्ञान दोनों से, वो मैं दूसरों में पहुंचाने में ही लगी रहती हूँ। सभी को सत्य बताती हूँ, जीवन को आंधी आस आनंद और शांति से कैसे जीना है, क्योंकि मेरा जीवन भी तो आनंद और शांति से भर गया है। हाँ, लोक कल्याण के लिए की गई मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होती है, अपने स्वार्थ के लिए की गई खुद ही करो। रचेता बोल देते ये तो तुम्हारा पर्सनल मामला है, तुम ही करो।
तो बेहतर नींद आती है, जीवन को भरपूर जीने की इच्छा शक्ति बढ़ गई है और चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। स्कूल के बच्चों को भी और बाहर भी ये ध्यान से जोड़ती हूँ और जीवन में खुश कैसे रहना है ये सब मैं बताती हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरा जीवन में एक बदलाव, इससे मैं बहुत खुश हूँ। आशा है मेरी कहानी से आपको लगेगा कि आपके भी जीवन में अगर ऐसी कुछ परिस्थिति है, आप आराम से बाहर आ सकते हैं, जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद कल्पना जी, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने सभी को धन्यवाद। थैंक यू मैम, इतना प्यारा अनुभव शेयर करने के लिए, इतना प्यारा ध्यान कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी का अगर कोई प्रश्न हो पूछ सकता है, नहीं तो हम सेशन समाप्त करते हैं। शायद नहीं है किसी का कोई प्रश्न। थैंक यू मैम। थैंक यू सभी मास्टर को बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ जुड़े, अपना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। आपका